गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने केमिकल काइनेटिक्स के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में पढ़ लिया है, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, रेट कांस्टेंट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये सारी चीजें हम लास्ट लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आप हेडिंग डाल सकते हो, जीरो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर का मतलब है कि जो रिएक्शन के लिए ओवरऑल ऑर्डर है उसकी वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर जीरो हो जाएगी रिएक्टेंट के लिए। ठीक, नाउ सपोज एक रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट कैपिटल ए इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट कैपिटल बी। ठीक है, और टाइम जीरो पे ए का कंसंट्रेशन में मान ले रहा हूँ ए जीरो, और टाइम टी पे ए का कंसंट्रेशन मान ले रहा हूँ ए टी। ठीक है, और यहाँ पे इनके जो स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो वन वन है। ठीक है, तो ये मैं एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूँ, सिंपलेस्ट। ठीक, और हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो इनिशियली जब टाइम जीरो होगा, टाइम जीरो पे ए का कंसंट्रेशन तो ए जीरो है, लेकिन बी तो प्रोडक्ट है, तो टाइम जीरो पर बी का कंसंट्रेशन तो होगा जीरो। ठीक, लेकिन टाइम टी पे बी का कंसंट्रेशन अगर मान ले रहा हूँ बीटी है, तो इस बीटी की वैल्यू ए जीरो और एटी की टर्म में क्या होगी। ठीक है, क्योंकि हमको तो ए जीरो और एटी तो पता रहेगा, लेकिन बीटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बीटी, इसकी स्टोसियोमेट्री से आप देखिए कि इसका जब एक मोल कंज्यूम होता है तो इसका एक मोल ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बी का जब रिएक्टेंट का एक मोल यूज होता है रिएक्शन में, तो बी का एक मोल यहाँ पे फॉर्म होता है। तो इसी तरह से हम कोरिलेट कर सकते हैं कि जितना ए का कंसंट्रेशन कम होगा टाइम टी में, उतना ही बी का कंसंट्रेशन यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आप जो यूज्ड अमाउंट है ए की मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में आप निकाल लेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ए जीरो थी ए की, और फाइनल कंसंट्रेशन है इसकी ए टी, तो इनिशियल में से फाइनल हम माइनस कर दे रहे हैं, तो हमको यूज्ड अमाउंट हमको मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में मिल जाएगी ए के लिए। ठीक है, तो ये जो अमाउंट डिफरेंस आएगा, ये मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो जितना जितना इसका कंसंट्रेशन कम होगा रिएक्टेंट का, उतना प्रोडक्ट का बनेगा। इसका मतलब ये हुआ जो बीटी है आपका, टाइम टी पर बी का कंसंट्रेशन, वो ए जीरो माइनस ए टी के बराबर होगा। ठीक है, तो आप बीटी का कंसंट्रेशन ए जीरो और ए टी की टर्म में इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ए टू बी, ये रिएक्शन थी अपनी, और टाइम जीरो पे ए की कंसंट्रेशन थी ए जीरो, और ए की कंसंट्रेशन टाइम टी पे थी ए टी। ठीक है, नाउ आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि किसी भी रिएक्शन के लिए रेट अगर हम रिएक्टेंट की टर्म में लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस, यहाँ रिएक्टेंट एक ही है तो रेट क्या होगी, और इसकी स्टोसियोमेट्री वन है। ठीक, तो रेट लिख सकते हैं हम माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए में ले लिया हूँ यहाँ पे, डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट जो थी इस रिएक्शन के लिए, ये हमने लिख लिया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन वन में नाम दे रहा हूँ, इक्वेशन वन। ठीक, और रेट लॉ से हम लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू स्मॉल के रेट कांस्टेंट हो गया इनटू ए की कंसंट्रेशन, और इसकी पावर हम क्या लगाएंगे अब, क्योंकि ऑर्डर हमने पहले से एज्यूम किया हुआ है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी पावर जीरो हो जाएगी, रिएक्टेंट यहाँ पे एक ही है, तो एक एक ही रिएक्टेंट है और ए है। ठीक है, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो, तो ओवरऑल ऑर्डर जो रिएक्शन है वो जीरो हो चुकी है। अब इस रेट लॉ में आप देख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि किसी भी बेस के ऊपर अगर पावर जीरो हो तो बेस की वैल्यू हो जाएगी, टोटल वैल्यू इसका जो आएगा वो आ जाएगा वन। ठीक है, तो ये तो वन के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो रेट रेट हो जाएगी यहाँ पर, रेट इज इक्वल टू स्मॉल के बराबर। ठीक है, इसको मान लीजिए ये है इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, तो इक्वेशन और वन और टू को हम देखें तो हम फ्रॉम इक्वेशन वन वर्सेस टू, इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि जो
माइनस डी ए बाई डी टी है, वो है माइनस के बराबर, सॉरी के बराबर, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से हमको ये इक्वेशन मिल जाती है तीसरी। तो जो ये इक्वेशन अब हमको मिली है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन की टर्म में यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन यहीं से नाम आया है इसका। ठीक है, नाउ ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं। ठीक, और आगे जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करके इस इक्वेशन को, आगे हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। जो इक्वेशन हमको मिली है, हम रीअरेंज करने के बाद लिख सकते हैं माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, तो ये मिल गया। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, तो माइनस को मैं बाहर कर लिया हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ठीक, और रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम वेरिएबल है और यहाँ कंसंट्रेशन वेरिएबल है। ए का कंसंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो टाइम जीरो में ले रहा हूँ, टी की वैल्यू जीरो, इनिशियल लिमिट ले रहा हूँ, और टाइम टी पे मतलब टाइम टी पे टी है मतलब टाइम। ठीक, तो ये इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट टाइम के लिए हो गई। और टाइम जीरो पे ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, ए जीरो हमने माना है। ठीक है, और टाइम टी पे ए का कंसंट्रेशन माना है हमने, ए टी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लिमिट लगा दी है दोनों साइड। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन हमको प्राप्त होने वाला है, डीए का इंटीग्रेशन होगा ए। ठीक, और ये लिमिट हो गई ए जीरो से लेके ए टी तक। इसी तरह से डी टी का जो इंटीग्रेशन वो होगा टी। तो आप लिख सकते हो इसको, ये माइनस पहले से लगा हुआ है, तो डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, और लिमिट यहाँ पे है जीरो से लेके टी तक। ठीक, तो लिमिट की वैल्यू आप रखिए अब माइनस, इसको एक बड़े ब्रैकेट में मैं रख ले रहा हूँ। तो फाइनल लिमिट हो गई ए की ए टी, माइनस इनिशियल लिमिट ए जीरो इज इक्वल टू के, और टाइम टी पे जो टी की वैल्यू है वो स्मॉल टी है, और टाइम जीरो पे टी की वैल्यू है जीरो, तो ये वही टी की वैल्यू जीरो। ठीक, तो लिमिट रखने के बाद हमको इस तरह से मिल गया है। अब फर्दर इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा आपका ए जीरो माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, या फिर आप रियर, एक इक्वेशन तो ये मिल गई, इसको मान लीजिए हम इक्वेशन 3 नाम दे रहे हैं। और इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू, ए टी इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन 4 मान लिया मैंने। ठीक है, तो इक्वेशन 3 जो हमको मिली थी वो क्या थी, ए जीरो माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। और इक्वेशन 4 जो मिली थी हमको, वो थी हमारी ए टी इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी। ये थर्ड वाली इक्वेशन है और ये वाली 4 वाली है। ठीक है, अब हम देखें, अगर हम प्लॉट करना चाहें, ए जीरो माइनस ए टी हमने क्या देखा था, ये एक्चुअली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था जो फॉर्म होता है, जैसा कि हमने फर्स्ट कैलकुलेट किया है हमने ऑलरेडी यहाँ पर। ठीक है, हमने देखा कि बीटी का जो कंसंट्रेशन है वो ए जीरो माइनस ए टी के बराबर है। मतलब जो इक्वेशन थर्ड हमने निकाली है, ए जीरो माइनस ए टी, एक्चुअली ये बीटी का कंसंट्रेशन है, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो हम इसको लिख सकते हैं बीटी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को बाई एक्सिस पे ले लें, इसको बाई पे, और टाइम को ले लें एक्स एक्सिस पे, तो आप इस तरह से प्लॉट आएगा इसका। एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए जो इक्वेशन होती है बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बाई पे तो ले लिया हमने बीटी को, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और टाइम को ले लिया एक्सेस पे। तो ये तो टाइम हो गया, बीटी हो गया बाई, तो इसका स्लोप क्या होगा, के बराबर। तो इस जो हमको ये लाइन मिली है लीनियर, इसका जो स्लोप है, स्लोप हो जाएगा
के बराबर, ठीक है, स्मॉल के मतलब रेट कांस्टेंट के बराबर होगा स्लोप, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। और इंटरसेप्ट तो यहाँ 0 है, क्योंकि हमको कुछ आगे कोई क्वांटिटी है नहीं, ठीक। तो सी का वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच प्लॉट हो गया। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच प्लॉट ड्रॉ करें तो किस तरह से मिलेगा? तो ये टाइम टी पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का, और ये टाइम टी है, और ये रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं बाई मान रहा हूँ, इसको मैं एम एक्स मान ले रहा हूँ, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमको टी को प्लॉट करना है, ठीक। और ये हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट सी, ठीक है। तो इसको मान लीजिए बाई बराबर एम एक्स प्लस सी की सी की टर्म में इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो ए टी इज इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा यहाँ पे माइनस के टी प्लस ए जीरो। तो इस तरह से हो जाएगा। अब आप आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं कि स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा। तो जो सी होता है वो इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो ए जीरो तो हो जाएगा इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस पे हम टी को रखेंगे, और जो एम होता है वो स्लोप होता है, ठीक है। तो स्लोप की वैल्यू हो जाएगी माइनस के बराबर। तो यहाँ पर प्लॉट कुछ इस तरह से आएगा, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को रख लिया है, और बाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रख लिया टाइम टी पे। आप इसमें अगर टाइम की वैल्यू 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, अगर टी इज इक्वल टू 0 है तो ए टी की वैल्यू क्या आएगी? टाइम 0 पे ए टी की वैल्यू आ जाएगी ए नॉट के बराबर, ठीक है। तो टाइम 0 पे ए टी की वैल्यू आ जाएगी ए नॉट के बराबर। तो जो ये पॉइंट है वो ए नॉट के बराबर होगा, ठीक है। और प्लॉट कुछ इस तरह से आएगा, जिसका स्लोप होगा नेगेटिव, और स्लोप होगा यहाँ पे माइनस के बराबर, माइनस ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की टर्म में जो प्लॉट होता है वो कुछ इस तरह से आता है, जिसमें स्लोप नेगेटिव होता है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की टर्म में अगर टाइम के साथ प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो हमको पॉजिटिव स्लोप देखने को मिलता है। तो स्लोप की वैल्यू होती है कि रेट कांस्टेंट के बराबर, और रिएक्टेंट की टर्म में जब हम ड्रॉ करते हैं तो स्लोप नेगेटिव होता है, माइनस माइनस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो प्लॉट ड्रॉ कर लिए हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की वर्सेस टाइम के बिटवीन, और उसका स्लोप क्या होता है ये देख लिया है, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग, हमको मिला है ए जीरो माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, ओके। ए जीरो माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी मिला है, ठीक। इक्वेशन थर्ड जो लिखी है हमने ऊपर वो यही तो है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कितने समय में हो जाएगा, तो 100% कन्वर्जन का मतलब है जो ए टी का वैल्यू है, जिसमें टाइम 100% के कन्वर्जन के लिए है, ठीक है। तो ए टी की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है, क्योंकि 100% रिएक्टेंट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो ए टी की वैल्यू उस टाइम पे क्या हो जाएगी, टी 100% पे ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। एट टी 100% ए टी विल बी इक्वल टू 0, मतलब जब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो इस वाली इक्वेशन में ए टी की वैल्यू आप 0 रख लीजिए, और तो हमको कंप्लीशन होने के लिए जितना समय चाहिएगा इस रिएक्शन के लिए वो हमको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ए जीरो की वैल्यू तो इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू ए नॉट है, माइनस ए टी हो जाएगा 100% कन्वर्जन के टाइम के बाद 0 इज इक्वल टू के, और टी की जगह हम लिख रहे हैं टी 100%। इसका मतलब है रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुकी है, 100% ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। यही मतलब है टी 100% का, ठीक। तो आगे मिल जाएगा हमको ए जीरो इज इक्वल टू के टी 100%। तो टी 100% यहाँ पे आ चुका है हमारे सामने, ए जीरो अपॉन के। तो इतना समय हमें लगेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। ए जीरो बाई के टाइम में आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे कि 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो जाए, इसके लिए कितना टाइम चाहिएगा हमको बताइए। तो आप
T50% एक्चुअली आप कैलकुलेट कर रहे हैं, और दूसरा इसका नोटिफिकेशन आप लिख सकते हैं टी हाफ। इसी को टी हाफ बोलते हैं। टी हाफ या T50% का मतलब ये होता है कि 50% ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ एट एट टी हाफ ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, A0/2, मतलब हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन बचेगा, हाफ कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, ठीक है। तो A t=A0/2 यहाँ पे मिलेगा हमको एट टी हाफ या T50% पर, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर हम ए टी की वैल्यू रखें, एक सुंदर सा हेडिंग डाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टी हाफ और T50%, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमको मिला था A0-AT=KT। अब हम एट लिखिए, एट टी हाफ और T50%, AT=A0/2, ठीक है। तो इस जब रिएक्शन में AT की वैल्यू रखेंगे तो आप पाएंगे A0=A0/2 और तो यहाँ से मिल जाएगा हमको A0/2 नाउ KT मतलब, अब यहाँ पे अगर A0/2 लिख रहे हैं तो T की जगह लिखेंगे टी हाफ, ठीक है, टी हाफ, ठीक। तो यहाँ से हमको टी हाफ की वैल्यू मिल जाएगी, टी हाफ या T50% की वैल्यू हो जाएगी A0/2 K। इसको आप ब्रैकेट में स्टार लगा के लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे हमको जो ये एक्सप्रेशन मिला है टी हाफ के लिए या T50% के लिए, इसमें आप देख सकते हैं कि जो टी हाफ की वैल्यू है इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, कि A0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, मतलब टी हाफ की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर के तो मान लीजिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट ही रहेगा। तो एट द कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए केमिकल रिएक्शन आप लिख सकते हो कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये रिलेशन आप लिख सकते हैं। सपोज अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन लिया है 1 मोलर और टी हाफ अगर टी हाफ इसका x होता है, अगर यही इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मैं 2 मोलर ले लूं तो टी हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। तो इस तरह से हमको ये रिलेशन टी हाफ और A0 के बीच में देखने को मिल रहा है यहाँ पे जीरो ऑर्डर के केस में। तो एक सिंगल स्लाइड पे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंक्लूड करते हैं। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने देखी A0 से लेके, जिसमें A0 से प्रोडक्ट बन रहा था एक बी, टाइम जीरो पे A0 था और टाइम टी पर था AT, और बी का कंसंट्रेशन यहाँ जीरो था और बी का टाइम टी पे कंसंट्रेशन हो गया था वही A0-AT, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके लिए जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो आई थी वो थी -dA/dt ग्रेट कांस्टेंट। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन थी, ठीक। और उसके बाद जब इसका हम लोग इंटीग्रेशन किए थे तो हमको मिला था A0-AT KT, और दूसरा इसी को रीअरेंज करके हमने लिखा था AT=A0-KT, ठीक है। तो ये जो रिलेशन हमको मिलता है, ये रिलेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ये जो रिलेशन हमको मिला इंटीग्रेशन करने के बाद, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड, इस रिलेशन को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक। हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बात आप पॉइंट लगा के याद रखना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन तो ये हो जाएगी, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का जो रिलेशन है वो हमको ये मिल गया है। इनके प्लॉट भी हमने देख लिए थे, ठीक है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की टर्म में प्लॉट देखें तो कुछ इस तरह से मिलता है AT और टाइम के बीच प्लॉट इस तरह से होता है, ठीक है। इसका स्लोप हमको मिलता है, स्लोप इज इक्वल टू -K
और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के टर्म में अगर हम ड्रॉ करते हैं, बीटी मान लीजिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, और तो हमको स्लोप मिलता है यहाँ पे, और टाइम के रेस्पेक्ट में जब प्लॉट करते हैं तो स्लोप मिलता है रेट कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है, और इसके बाद हमने टी हाफ और टी हंड्रेड, टी हाफ और टी हाफ और टी 50% इक्वल टू A0/2 के, ये हमको मिला है एक रिलेशन। और टी 100% जो हमको मिला है, 100% कंप्लीशन के लिए जितना समय लगेगा वो होगा A0/K, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन हमने फाइंड आउट किए हैं। तो यही था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अगर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर निकालना है। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन A to B, ये रिएक्शन है। इफ T 50% is X, then T 100% क्या होगा, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, जो आपको बताना है एक्स की टर्म में, आपको T 100% की वैल्यू आपको निकाल के बतानी है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन ही है लगभग इसके, कि आपको रिलेशन बताना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T हाफ एंड T 100% फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें आपको T हाफ और T 100% के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको बताना है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स, ठीक है। तो एक एग्जांपल है आपके पास, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस, ठीक है, जिसमें N2 प्लस H2 बनता है। अगर इसको बैलेंस करें ट्वाइस ऑफ अमोनिया, और ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ, मतलब 3H2। तो ये बैलेंस रिएक्शन यहाँ हो चुका है, ठीक है। तो होता क्या है, जब प्लेटिनम सरफेस पे, प्लेटिनम यहाँ कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो जो कैटलिस्ट का सरफेस है उस पर होती है एक्टिव साइड। और जब आप अमोनिया का प्रेशर बढ़ाते हो, तो धीरे धीरे क्या है, सारी एक्टिव साइड पे अमोनिया मॉलिक्यूल आते जाते हैं, और सारी एक्टिव साइड यहाँ पे एक प्रेशर के बाद फुल हो जाती हैं। जब हम उस प्रेशर के जब हम उस प्रेशर के बाद और ज्यादा प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बैकेंड साइड तो अवेलेबल है नहीं, तो अमोनिया मॉलिक्यूल अटैच नहीं होगा तो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो एक समय के बाद प्रेशर बढ़ाने के बाद भी रिएक्शन में रेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो उस प्रेशर की जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, तो उस हाई प्रेशर पे वो इंडिपेंडेंट हो जाती है प्रेशर के रेट, ठीक है। तो इसीलिए ये हाई प्रेशर पे जीरो ऑर्डर फॉलो करती है ये रिएक्शन, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल है वो है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। जो गोल्ड सरफेस पे जब हम HI का डिकम्पोजिशन करवाते हैं, जिसमें H2 और I2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो ये रिएक्शन भी यहाँ पे जीरो ऑर्डर फॉलो करती है, ठीक है। तो जनरली जो मेटल सरफेस पे रिएक्शन होती हैं, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मेटल सरफेस जिसमें कैटलिस्ट का काम करते हैं, वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करती हैं, ठीक है। एक एग्जांपल तो ये हो गए। और दूसरा कुछ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन होती हैं जिसमें भी एक्टिव साइट होती हैं, तो वो भी जीरो ऑर्डर को फॉलो करती हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल कंडीशन में। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है।